की इस जिंदगी की, अब इसे आवाज दो। वो देखो वक्त है अब भी बिखरते इन सुरों को एक सुरीला साज दो। बदलती है जमाने की तबीयत, देख लो इस आरसी के सामने। वो देखो वक्त रोता है, नहीं आया अभी तक कोई मुझको थामने। हमें मालूम है ये धुंध की परतों में लिपटा शहर हाँ खामोश है, मगर ये सोच मत लेना कि इसमें जी रही हर सांस भी बेहोश है। अरे इस सांस की गर्मी को थोड़ा हाथ से छू करके देखो तुम जरा। तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी धड़कनों में भी कहीं एक जोश है। तुम्हारे पास हम आए हैं ऐसी ख्वाहिशें लेकर के, थोड़ा साथ दो। अरे ये आरज़ू है, अब इसे आवाज दो, अब इसे आवाज दो। Namaskar. Welcome to another edition of RC Social Watch. This time we take a look at dowry-related violence. The Dowry Prohibition Act was passed in 1961 and strengthened in 1986. पर इसके बावजूद भी दहेज की मांग तो बढ़ती ही चली जा रही है। एक समय था कि सादगी हमारे समाज की एक सिद्ध मूल्य थी. But in today's rising consumerist culture, the human being seems to have become the most discounted commodity. वस्तुओं की लोभ तो इस कदर बढ़ गई है कि जीवन का मूल्य बिल्कुल मिट्टी बराबर हो गया है. जरा इनकी तरफ तो देखिए. मेरी तो गई दुनिया मेरी तो नहीं आएगी, और लोग कहते हैं छोड़ दे, कैसे छोड़ दूँ, औरों का तो भला होगा, मेरी तो गई दुनिया, ये तो मैं जानती हूँ. मेरी तो वापस अब आएगी नहीं. इतनी सजा उस ऐसे आदमियों को मिलनी चाहिए कि कम से कम उसको देख के दूसरों को अकल आ जाए. इतना दुखी कर देते हैं लड़कियों को, इतना दुखी कर देते हैं कि उनको मरने में मजबूर कर देते हैं. मेरे को उन्होंने मारा पीटा शुरू से ही, और बिजली के शॉट वोट लगाए थे, और मेरी सास भी डंडों से मारती थी. बराबर दोनों ही मारते चले आ रहे हैं. जब दोनों ही मारेंगे तो बच्चा किसका होकर रहेगा. हमने सोचा शुरू में, मैंने कहा सभी थोड़ी बहुत तो मैं कहा घर घर में सभी की होती है, ये ऐसी कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा. लेकिन उनके तो अत्याचार बढ़ते ही चले गए. उन्होंने दहेज के मारे शुरू में ही परेशान कर दिया. दहेज मांगने के लिए शुरू में ही मांगे बढ़ने लगी उनकी, वो शुरू से ही परेशान करते थे. फिर 6 महीने के बाद, मेरी शादी के 6 महीने के बाद मेरी बड़ी बहन विधवा हो गई थी. मेरे जीजा की डेथ हो गई. फिर जो उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो जो मेरी बहन के हिस्से में आई, वो कहने लगे कि मैं तो उससे शादी करूँगा. जी मेरे पति ने मेरे को मारा है, मेरे हाथ पैरों में जिस्म में पूरे में नील डाला है, मेरे को उठा उठा के फेंका है. मेरे जेठ ने मेरे से गलत बोला है. मैंने अपने आदमी से शिकायत करी तो मेरे को उल्टा मेरे को ही मारा है. अपने भाई को कुछ भी नहीं बोला. हाँ जी. पूरे जिस्म में. हाँ जी, सिर में मेरे सारे निशान. सास ने भी मेरे को बोला है मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दे इसको, ना बांस रहेगा ना बजेगी बांसुरी. ये थे कुछ झलक कुछ पहले सालों के, कुछ अब के. और अब आपके सामने है पेश एक दास्तान कुछ गहराई में. इस महिला का नाम और चेहरा ढका तो है, और उनसे बात भी हुई उनके घर से बाहर ही, उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए. पर ये महिला मेरे अच्छे जान पहचान की है. इनकी दास्तान हमारे समाज और न्याय देने और दिलाने के रास्तों की कमजोरियां सामने लाती है. जरा सुनिए इन्हें. मेरे से शादी के एकदम बाद ही दहेज की रोज़ कोई ना कोई डिमांड की जाती, जो मैंने अपने माँ बाप से कह के कई बार पूरी भी कराई. जब मैंने अपने ससुराल वालों की डिमांड्स को पूरा ना करने की ठानी, तो उन्होंने मेरे को घर से निकालने की सोच दी. उन्होंने 2-3 बार मेरे को घर से निकाला, और कई बार बीच में जहाँ हम रहते थे वहाँ की पुलिस वैन में आकर मेरे को वापस उस घर में भेजा. लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये ढीठ ही बन गई है, ये निकल नहीं रही,
तो उन्होंने मेरे को 28 दिसंबर 1990 में केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया। मेरी चीखों की आवाज़ से मेरे पड़ोसियों ने मेरे को बचाया और उनके आने से मेरे को वो अस्पताल ले गए। मैं 4.5 महीने अस्पताल में 54 बर्न्स के साथ पड़ी रही और मौत के साथ जूझती रही। मैं इतनी बुरी तरह जल गई थी कि बहुत ही मुश्किल था मेरा बचना। जब मेरे को अस्पताल में एक्चुअली जो नेबर्स जो आ गए इसलिए उनको मेरे को अस्पताल लेके जाना पड़ा। तो जब मेरे को अस्पताल लेके जा रहे थे वो, तो रास्ते में मेरे ब्रदर इन लॉ ने मेरे को रिवॉल्वर दिखाई और उन्होंने बोला, मेरे को अच्छी तरह याद है, मैं बिल्कुल कॉन्शियस थी और दर्द से करा रही थी। और तब उन्होंने मेरे को बोला कि अगर हमारे खिलाफ़ कोई बयान दोगी तो तुम्हारे बच्चों को मार देंगे हम। मैं उससे ज़्यादा सहम गई और जब अस्पताल में पहुंची तो मैंने डायमंड ईयरिंग्स पहने हुए थे, मेरे दोनों हाथों में डायमंड रिंग्स थी और मैंने एक चेन और लॉकेट पहना हुआ था। वो मेरे हस्बैंड ने मेरे खींच के मेरी खाल उधेड़ के मेरे कानों में से उतारा और मेरे गले में से खींचा और हाथों में से उतारा। और मेरी ये गर्दन मेरी जलने के 4 महीने बाद, जब मैंने 4 महीने, अब मेरे माँ बाप ने मेरे को शीशा नहीं दिखाया क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये बहुत डर जाएगी। और 4 महीने बाद मैंने सिस्टर से बहुत रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने मेरे को शीशा दिखाया। तो मेरी ये गर्दन नहीं थी, मेरा स्ट्रेट अवे ये चिन मेरी चेस्ट के साथ लगा हुआ था। और एक्सटेंसिव फिजियोथेरेपी 1.5 साल करने के बाद मेरी थोड़ी सी गर्दन बाहर निकली। जिस तरह मेरे यहाँ गर्दन पे निशान है वैसे मेरे पेट पे भी निशान है और मैं सारी ज़िंदगी साड़ी नहीं पहन सकती। ये मैनुअल पार्ट चल गई, बुरी तरह जल गया था ये। मैं इससे कुछ उठा नहीं सकती हूँ, पूरी मुट्ठी नहीं बंद कर सकती हूँ। बहुत डॉक्टर्स ने भी बहुत कोशिश की है पर ये ठीक नहीं हो रहा है। मैं से मुट्ठी, मेरा हाथ नहीं बंद होता, ये हाथ टेढ़ा हो गया है, उंगली ये वाली टेढ़ी भी हो गई, ये ठीक नहीं हो सकता। मेरे पैर बुरी तरह झुलस गए हैं और मेरा जो नॉर्मल गेट है आई हैव लॉस्ट दैट। और मैं नंगे पैर बिल्कुल नहीं चल सकती, शूज़ के साथ चलती हूँ और अपने बर्न्स को छुपाने के लिए सारा साल मैं सॉक्स पहनती हूँ। और मेरे राइट हैंड की राइट फुट की 2-3 उंगलियाँ बहुत बुरी तरह मर गई हैं। जब 3 दिन बाद मेरे को होश आया तो मैंने FIR में अपने बयान दिए और उसके 1 दिन बाद अपने SDM को भी बयान दिए और मैंने ये स्पेसिफाई किया कि मेरे को जलाया गया है। मेरे बयान बहुत ही क्लियर थे लेकिन तब भी अभी तक कुछ नहीं हो पाया। मैं एक जली हुई औरत की तरह मशहूर बदनाम हो गई हूँ। मेरे को कहीं जाने में इतना डर लगता है कि मेरे को लोग देखेंगे और पूछेंगे ये क्या हुआ, जबकि वो लोग, क्योंकि वो जले नहीं हुए, वो अंदर से चाहे उनकी आत्मा जली हो लेकिन वो ऊपर से तो देखने में बिल्कुल ठीक है। वो हर जगह खुले आम घूम सकते हैं और मैं नहीं, मैं इतना कतराती हूँ जबकि मैं एक इतना ज़्यादा विक्टिम हूँ, इतना सफ़र कर चुकी हूँ। पहले बर्न से लड़ी और अब सोसाइटी की तानाकशी, इनकी एक ट्रॉमेटाइज लाइफ जी रही हूँ मैं। अब ये 1990 की कहानी है जो अब 94 में का एंड आ रहा है लेकिन अभी भी इसमें बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में है, कुछ भी नहीं हुआ इसमें अभी तक। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मैंने 2 बार कांटेक्ट करने की कोशिश की पर जिस तरह उन्होंने मेरे साथ बात की मेरे को समझ आ गई कि वो मेरा ज़्यादा साथ नहीं दे सकते। यहाँ तो मैं वैसे कोई स्टेटमेंट वैसे नहीं देती लेकिन अगर उन्होंने कुछ करना होता तो वो 4 साल में ना करते। अभी तक आपको किसी ने देखा है ये आपके जो बर्न्स हुए हैं, किसी कोर्ट के जज ने या क्या कि क्या असलियत है आपकी है? वो तो बहुत लेटेस्ट स्टेज में होता है जब केस थोड़ा कोर्ट्स में थोड़ा इसमें ऊपर तक पहुंचता है तब वो विक्टिम को बुलाते हैं। लेकिन मेरे तो अभी बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में हैं तो मेरे को तो अभी उन्होंने किसी ने नहीं देखा, इसलिए मेरी प्लास्टिक सर्जरी का भी बहुत पीछे हो गया है। डॉक्टर्स कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए भी 1-2 लाख रुपए और लग जाएगा और उसके बाद भी उनको 2-3 साल बाद फिर एक बार और ये सर्जरी रिपीट करनी पड़ेगी। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं कि मैं 2 साल चली नहीं तो उसके बाद मैं बैठ ही गई। मैंने बहुत जगह टक्करें मारी हैं। मैं क्राइम सेल नानकपुरा में भी मैंने बहुत चक्कर मारे लेकिन मेरे को बिल्कुल भी मदद नहीं मिली किसी की भी, क्योंकि या तो कोई उनको मेरे को उन्होंने पहले बहुत 2-3 जगह भटकाया कि वहाँ जाइए, यहाँ नहीं कंप्लेन लिखी जाती, वहाँ जाइए। लेकिन मैं वापस फिर उनके पास, वहाँ से मेरे को फिर वापस उनके पास भेजा गया तो मैंने अपनी कंप्लेन रिटर्न बहुत बार दी
लेकिन उसका मेरे को उन्होंने कोई उसका जवाब नहीं दिया. See, as far as like we are concerned with the lady regarding her case, as you were saying that she was upset that she felt we were not treating her sensitively enough. I agree. I mean, we probably do not have the proper, especially at that point of time, we didn't have that sort of sensitivity, which we are trying to change gradually. And in her case, जैसे एक दफ़ा हम उनके केस चलान करके थाने में कोर्ट में भेज दिया. I mean, I know I think it's been in the court for the last 2 years. और एक दफ़ा कोर्ट नहीं 3 साल तो जब कोर्ट में चले जाते हैं उसके बाद पुलिस के रोल, you know, we cannot influence the course of the case. हम हाँ ज़रूर उधर जाके जब हमें बुलाएंगे हम बयान के लिए जाएंगे, किंतु it's all in the courts and we can't do anything about it. यहाँ नेशनल कमीशन ऑफ विमेन को मैंने चिट्ठी लिखी. मैंने सोचा शायद ये इतनी सुप्रीम बॉडी है, ये ज़रूर मेरी मदद करेगी. The National Commission's role is not to be a fire brigade exercise, not to do fire brigade exercise attending to individual cases. But in this particular case, I have taken a lot of, we in the Commission have taken pains to note down everything, attend to the, talk to the, move the police on the other side. But it was already in the court of law. When a thing is in the court, even we cannot, because we do not have that adjudicatory powers. मैं 2 बार उनसे मिलने गई हूँ और उन्होंने मेरे को काफ़ी सांत्वना दी थी, लेकिन फिर उन्होंने बोला चिट्ठी मेरे को रिटर्न देनी चाहिए. मैंने उनको रिटर्न चिट्ठी भी दी है, जिसकी कॉपी मैं आपको दिखाई थी मैंने, और पर उस पर कुछ नहीं हुआ. और मैं उसके बाद 1 महीने बाद उनसे पूछने भी गई कि आपने मेरे केस में कुछ भी नहीं किया. तो उन्होंने बोला कि जो मेंबर थी इस नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की, वो आजकल बाहर गई हुई हैं, तो आप उनसे ही बात करना. फिर मैं 1.5 महीने बाद दोबारा गई. फिर उन्होंने बोला कि अभी हमने इस बात का कोई फैसला नहीं किया. इसके बाद मैं वहाँ नहीं गई. Either you choose, there has to be an agency who has to be immediately attending to the SOS category they should come under. The other category is to change the system. We are here to change the system, to recommend change. मेरे इलाज पे आगे ही इतना खर्चा हो चुका था और मेरे माँ बाप ने बहुत मुश्किल से मेरा इतना बड़ा खर्चा उठाया, और अब इंसाफ लेने के लिए मैं कहाँ से उनके साथ उनको और मुसीबतों में डालती. जब मैंने 2-3 बहुत बड़े लॉयर्स के पास भी मैं गई अपनी मिन्नत लेके, जबकि उनको एक ग्रांट भी मिला हुआ है, तब भी वो मेरी मदद नहीं कर पाए. क्या कहते हैं? जहाँ भी जाओ, एक जो बंदे मैंने देखा जहाँ पैसा नहीं होगा वहाँ इज्जत भी नहीं मिलती. अगर मेरे पास शायद पैसे होते तो वो मेरी डेट्स पे भी जाते और मेरे साथ आगे चलने की हिम्मत रखते. लेकिन पैसा ना, मेरे पास पैसा होने के कारण नहीं, मेरे को ऐसा लगता था जैसे मैं उनसे भिक्षा मांग रही हूँ कि मेरे को इंसाफ दिलाइए. मुंह से तो वो मेरी पूरी सहानुभूति करती थी कि वो मेरे साथ हैं, लेकिन जब करने पे आती थी तो वो हमेशा कोई ना कोई बहाना कर देते थे कि आज हम यहाँ बिज़ी हैं या ये बिज़ी हैं, या कोई उनकी ईगो प्रॉब्लम हो जाती थी. लेकिन उससे क्या हुआ, सफ़र तो मैंने किया. अभी तक मेरे केस में कुछ भी नहीं हुआ. मेरे को जलाने वाले बहुत खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं. मेरे बच्चे उन्हीं के पास हैं. मैंने अपने बच्चों के बारे में बहुत कोशिश की जानने की, लेकिन मेरे को उसका कोई जवाब नहीं मिला. और मेरे को अपने बच्चे देखे हुए अब 4 साल हो गए हैं. मेरे को पता नहीं वो किस हाल में है. अगर इंसाफ सबके लिए, तो ये ऐसा क्यों होता है कि विक्टिम के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है. अब जिस तरह मैंने इंडिजेंट पर्सन का एक केस फाइल किया हुआ, तो मेरे को उसके लिए भी पैसा चाहिए कि मैं अपने को इंडिजेंट प्रूव करूं. मेरे लिए इतने सारे मेरे लिए क्लॉजेस हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ क्रिमिनल्स के लिए तो कोई क्लॉज नहीं है. मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्लॉजेस हैं, क्योंकि मैं विक्टिम हूँ, इसलिए मेरे को इंसाफ भी और दबाता है. आगे तो हमेशा मैं बहुत बार अखबारों में पढ़ती थी कि भाई लैक ऑफ एविडेंस है, बिकॉज द विक्टिम हैज़ डाइड, इसीलिए कुछ भी नहीं हो सका. लेकिन यहाँ तो मैं अलाइव हूँ. I can give the specification. I can give my own verdict. I can fight for my own self. I can tell the people that how it happened, what happened with me. But still, I'm not given a chance to speak. So I don't know how to get my voice through the court also. And I bet by the time it will come, either I'll be too old to go and testify, or the case will just die a slow death.
मैं क्या थी और क्या बन गई। मैं एक इतनी ज़्यादा, आई वॉज अ ग्रेगरियस पर्सन एंड आई वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड यू नो आई कुड रियली टेक ऑल सॉर्ट्स ऑफ चैलेंजेस, और मेरे दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होती थी। और अब मैं कहती हूँ कि जो जलता है वो कभी बचे नहीं, क्योंकि बच जाए तो उसकी ज़िंदगी और भी बदतर हो जाती है। जो जल के मर जाते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि उनकी कहानी एक बार ख़त्म हो जाती है, लोग भूल जाते हैं। लेकिन जो बच जाते हैं वो तो दिन ब दिन और जलते हैं, उनको तो मतलब ना मौत मिलती है ना जीवन मिलता है, दोनों तरह से वो नहीं जी सकते, क्योंकि जीवन जीते हुए में भी नहीं कहलाते और मरे हुए भी नहीं। अगर वो दोबारा अपने आप को रिहेबिलिटेट करना चाहते हैं तो भी कोई नहीं जीने देता उन्हें। क्या हम ऐसी महिला को अपनी ही किस्मत का शिकार सोचकर भूल जाएंगे? इनकी भारी स्ट्रगल अपने लिए न्याय लेने के लिए और एक सामान्य जीवन जीने के लिए क्या अधूरी रह जाएगी? ये तो रही एक बात। That can we leave the plight that we have just witnessed to its own fate? And also alongside is the need to recognize that what is happening behind countless closed doors. वो बंद दरवाजों के पीछे अत्याचार। There are so much of crimes against women rampant in society, and it's also increasing day by day. How can we codify the criminal laws, all the criminal laws pertaining to women? Can we bring them under one umbrella so that people will know that there is a code, a criminal code for women, so that against which all these laws, all these crimes that are perpetrated can be obviated, they can be tackled, they can be condemned in the court of law, and also through various delivery systems. I really think it's just the tip of the iceberg which is coming to us. I mean, the fraction of cases which are coming, it's just a very tiny fraction. हमारा ख्याल कम से tiny fraction, like कम से कम हमारा ख्याल एक औरत भी अगर वो 10 दफ़ा पीट जाते शायद 11 दफ़ा इधर आएंगे, और हमारा ख्याल अगर 100 औरत पीट जाते शायद एक ही इधर आते हैं। तो अभी भी बहुत कम लोग ही रिपोर्ट करें जो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज़ फार ग्रेटर देन व्हाट इज़ रिपोर्टेड टू अस। यमीन हजारिका का कहना है कम महिलाएं रिपोर्ट करती हैं, पर देश के आंकड़े दिखाते हैं कि जो पुलिस को रिपोर्ट पहुंच पाती है उनमें से 3/4 ही सिर्फ अदालत तक पहुंचती है, और अदालत में 3 केसेस में से लगभग 1 को ही सज़ा मिलती है। और फिर 80% केसेस तो अभी अदालत में ऐसे हैं जिनकी सुनवाई भी अभी नहीं आरंभ हुई। दूसरी तरफ दहेज के कारण अत्याचार और मृत्यु की घटनाएं पिछले सालों में 2 या 3 गुना बढ़ गई हैं। विमेंस ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविस्ट की प्रोटेस्ट के कारण गिरफ्तारियां और सजा बढ़ी तो हैं, पर फिर भी छूट की संख्या सजा से 2 गुना है। Dowry deaths that have been taking place were thought of as only social crimes. There is nothing called a social crime only. A crime under the IPC is, say, for example, murder. Murder is punishable with either life imprisonment or death, isn't it? But whereas dowry death, it was only given 7 years rigorous punishment, rigorous imprisonment. So we said, why should it not be equated? It is murder. नेशनल कमीशन ऑन विमेन का एम्फेसिस कानून के ढांचे के बदलाव पे जाहिर होता है, लीगल एंड सिस्टमिक रिफॉर्म्स। But alongside and before further reforms, there is need to see that existing laws are made to work and that popular support is brought to bear upon the letter of the law. तो आइए मिलें कुछ ऐसे लोगों से जो मैदान में काम कर रहे हैं। इनकी जिंदगी में मोड़ आया जब उनके आप कुछ बीती। एक महिला के संग तो अपने घटना हुई और दूसरे ने अपनी आंखों से एक घटना देखी। मेरे घर के सामने एक कपल रहते थे ऊपर, और मैं उनको रोज़ देखती थी। उस लड़की का एक छोटा सा बच्चा था। उनके हस्बैंड वाइफ की आपस में लड़ाई तो रहती थी, लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि किसी दिन उसको मार दिया जाएगा। और यही हुआ, एक दिन खूब लड़ाई हुई, सास भी थी, ददियास भी थी, और फिर मैंने देखा वो आग भड़की और इतना भगदौड़ हुई। मेरा बेटा भी साथ में था, और फिर मैंने देखा उन्होंने उसको कपड़े में सफ़ेद चादर में लपेटा, टैक्सी में डाला, ले गए। बहुत घबराहट हुई। मैं दूसरे दिन कॉलेज गई, कुछ एक्टिविस्ट वहाँ पर और थी। मैंने अपने पड़ोसियों से बात की कि भाई ये क्या हुआ, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी निराशा ये हुई कि हर किसी ने एक ही जवाब दिया कि अरे भाई मियाँ बीवी का झगड़ा है, हस्बैंड को राइट है,
उसने जो कुछ किया अपनी पत्नी के साथ किया, मार दिया तो उसका हक है। मेरे लिए ये चीज़ जो थी मुझे मंजूर नहीं थी। तो फिर मैं इधर उधर भड़कती रही कि कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। मिल मिला के तो हमने एक संस्था बनाई जिसका नाम हमने कार्मिका रखा। मेरी बेटी नूरजहाँ को दहेज के कारण जला दिया था। सन 1979 में मेरी बच्ची को दहेज के लेने देने के पीछे बहुत झगड़े हुए थे और 1-1:30 बजे का टाइम था जब उसको जला दिया था। पुलिस का रवैया जो था उस ज़माने में इतना गंदा व्यवहार था कि हम लोगों के साथ उन्होंने वो तरीक़ा अख्तियार किया कि हमें धक्के मार कर थाने से बाहर निकाला, लेकिन हम अपनी हिम्मत नहीं हारे। लेकिन मैं 1.5 साल 2 साल तक जब कोर्ट के अंदर दौड़ती रही और मुझे ऐसा लगा कि अभी तक लड़के वालों को किसी के नाम के सम्मन नोटिस कोई भी जारी नहीं हुए हैं, वहाँ मेरी हिम्मत टूट गई। मजबूर होकर मुझे एक ही रास्ता नज़र आया कि मैं अपने केस के लड़ने के बजाय अगर मैं और लड़कियों की मदद करूं, सोशल वर्करी करूं, उसमें शायद है कि मेरे मन को तसल्ली होगी और मैं अपनी बेटी का नाम लेकर जी सकूंगी। इसलिए मैंने ये सोशल वर्करी की। पहले मैंने दहेज विरोधी महिला समिति बनाई थी, अपने इलाके के केस सॉल्व किए, लड़ाई झगड़े मार पीट, घरों में जाकर समझाया बड़े प्यार से लोगों को। कई घर प्यार से भी बसाए गए, कई घर के झगड़े कोर्ट तक पहुंचाए गए। मैं एक 8-9 साल से शक्तिशाली में काम कर रही हूँ। हमारे पास केसेस आते हैं तकरीबन औसतन 1 केस तो रोज़ आ जाता है। 8 साल के अंदर मेरे तकरीबन यहाँ पर कोई 3000 के करीब केस यहाँ पर किए गए हैं, जिसमें सब डॉरी डेथ के नहीं हैं, हर किस्म के केस हैं। समस्याएं आती जाएंगी, हम लड़ते जाएंगे, लेकिन हमें ये पूरा विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आगे बढ़ के आ रही हैं, आएंगी भी, और समय वो आ जाएगा जबकि महिलाएं भी पूरी तरह से जागृत हो जाएंगी। हमारे भारत के कानून अगर हम पढ़कर देखते हैं तो हमें कानूनों के अंदर कोई कोताही बहुत कम ही से नज़र आती है कि, लेकिन हमारे प्रोसीजर इतने लंबे समय के लिए हमें टाइम दिया जाता है। 125 के मुताबिक अगर एक औरत कोर्ट के अंदर लड़ती है तो वो कम से कम 4 साल के लिए मुकदमा लड़ेगी। उसको कब पैसा मिलेगा, कब वो अपने पेट के लिए खाना लाएगी और कब तन के ऊपर कपड़ा पहनेगी। जब ये देखते हैं कि एक औरत कमज़ोर है, उसको खर्च नहीं मिलता है, उसके लिए कोई प्रबंध नहीं है, तो कम से कम कोर्ट के अंदर इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत तो आ जानी चाहिए कि लड़की को जल्दी से जल्दी, अगर वो 4 साल का केस है तो 3 साल में, 3 साल का 2 साल में, 1 साल कम से कम तकरीबन कर दें, जो औरत इतनी जूझती नहीं फिरे। मैं सोचती हूँ कि अगर महिलाओं के कोर्ट बने हैं तो उसमें दिन पर दिन ट्रायल होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आज केस का फैसला नहीं हुआ, पुरुष नहीं आया, क्योंकि एक ही तरीका उन्होंने अप्लाई किया हुआ है कि औरत आई है, पुरुष नहीं आया, तारीख डाल दो। फैसला उसी दिन हो जाना चाहिए जब पुरुषों को ये पता लग जाए, या महिला भी दोषित होती है, मतलब दूसरी पार्टी को अगर ये पता लग जाए कि मेरे ना जाने से तारीख नहीं पड़ेगी, केस का फैसला हो जाएगा, तो वो आएंगे। पहले औरत को कोई रास्ता ढूंढने के लिए भी नहीं मिलता था, ढूंढने से भी नहीं मिलता था, लेकिन आज औरत के अंदर थोड़ी इतनी हिम्मत तो है कि वो हमारे तक आने की हिम्मत रखती है, हमें बात बताने की हिम्मत रखती है। और आज एक बेटी के बजाय आपको कई बेटियां मिल गई हैं। मेरे को हज़ारों बेटियां हैं मेरे देश की। ये थे 2 उदाहरण, 2 of the many examples of worthwhile work across the country, but their numbers are still limited and the need is great. करने वालों की संख्या तो सीमित है और समस्या बढ़ती जा रही हैं। पर प्रोग्राम समाप्त करने से पहले आपको कुछ और आशापूर्वक झलक दिखाएं। होप इन पर्सन्स लाइक मिन्नू दुग्गल, ये आज की साहसी बेटी जो दहेज की मांग को ठुकराने में शादी की वेदी पर भी नहीं डरी, और आज के कर्तव्यपूर्वक बाप की दृष्टि है कुछ और। लेकिन पिताजी अब और सहा नहीं जाता। सहने की आदत डाल लो बेटी, अब वही तो तुम्हारा घर है। मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं बिरादरी से क्या कहूंगा। नहीं बेटी, तुम्हें वापस जाना होगा। ठीक है पिताजी, लेकिन इसके बाद जो होगा ना, उसके जिम्मेदार आप होंगे। नहीं। क्या हुआ? गीता को फोन करो।
गीता को फोन करो। हेलो, मैं गीता का पिता बोल रहा हूँ। मैं उससे बात करना चाहता हूँ। लेकिन गीता, देखिए गीता तो पापा आप बेटी, अगर वो लोग तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं तो तुम यहाँ आ जाओ, अपने घर। तुम तो मेरा अपना खून हो, मेरा हिस्सा हो। अब मुझे किसी की परवाह नहीं। इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। बेटी को विदा किया है, अलविदा नहीं। और अब उठता है सवाल, क्या आप अपनी आवाज दहेज विरोध और घरेलू अत्याचार के विरोध उठाना चाहेंगे? अगर हाँ, तो शुरू करिए अपने ही परिवार और पड़ोस में। और अब एक सवाल है, दहेज विरोध कानून द्वारा दहेज मांगने वाले अपराधी को क्या सजा उपलब्ध है? द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पेनल्टी पॉसिबल अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट फॉर एनीवन गिल्टी ऑफ डिमांडिंग अ डाउरी? हमें मालूम है ये धुंध की परतों में लिपटा शहर हाँ खामोश है, मगर ये सोच मत लेना कि इसमें जी रही हर सांस भी बेहोश है। अरे इस सांस की गर्मी को थोड़ा हाथ से छू करके देखो तुम जरा, तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी धड़कनों में भी कहीं एक जोश है।